हेलो बच्चों, आप लोग को इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। हम इस चैप्टर में निरपेक्ष अपवर्तनांक तक आपको पहले बता दिए हैं। आज से हमको पढ़ना है सापेक्ष अपवर्तनांक को। देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब जो है कोई माध्यम हो, या मान लीजिए रख दिया गया इसका दो माध्यम हो अलग अलग, पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो हो n1 हो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो क्या हो n2 हो। तो अब जो है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो हमारा पहला माध्यम था इसको हम क्या मानते थे, निरपेक्ष में क्या मानते थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमारा जो था निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम जो था वो क्या था, निर्वात था। लेकिन हमको पढ़ना है क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में दोनों के दोनों माध्यम होंगे। एक मान लीजिए सघन होगा, दूसरा क्या होगा, विरल होगा। मान लेते हैं हम कि n1 माध्यम जो पहला है वो क्या है, सघन विरल है, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, जैसे कोई प्रकाश जा रही हो, प्रकाश को जा रही हो वैसे, तो यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा। ऐसे अभिलंब की तरफ झुकते हुए जाएगी प्रकाश, ऐसे। इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसका अपवर्तनांक का मतलब जो है कि n बराबर n1/n2। हम कह सकते हैं n बराबर n1/n2। ठीक है। अब देखिए हम जाने, सॉरी n1/n2 नहीं, n2/n1। अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो n2/n1 होगा। n2/n1 का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम समझना चाहेंगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है कि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए यहाँ हम मान सकते हैं इस चित्र में कि यह जो माध्यम है यह पहले जो विरल माध्यम है, या इसको हम कह सकते हैं वायु। तो वायु में प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वायु में प्रकाश जो है निर्वात से आ रहा है, और वायु से बात फिर कहाँ जा रहा है, यहाँ मान लीजिए कि जल हो, यहाँ लिख दे रहे हैं हम वायु और जल। तो प्रकाश वायु से जल में आ रहा है, तो वायु में यदि निर्वात से आए वायु में, तो इन जो पहले माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक n1 होगा। और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, जो 1n2 बराबर, तो n2/n1। कहने का तात्पर्य क्या है कि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम समझ सकते हैं कि यह क्या है। तो हमने सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम यह जाने कि यदि सापेक्ष का मतलब कि दो माध्यम, दोनों जो माध्यम है वह हो, एक वायु है और एक जल है, और इन वायु और जल, यानी वायु से प्रकाश जा रहा है जल में, तो इनका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो उसको हमने निकाला कि 1n2 बराबर n2/n1। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो n1 है इसमें प्रकाश निर्वात से आ रही है, तो पहले माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, वह होगा n1। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, n2।
अब इन दोनों निरपेक्षों का सापेक्ष, पहले के सापेक्ष दूसरे का, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा गया है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया n2/n1, या हिंदी में आपको देखकर लिखकर बताया गया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब n2, और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब n1 के बराबर होगा। यह जो है हमने ऐसा समझा। अब एक और तरीका है, हम समझ सकते हैं कि अब देखिए, अभी आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कल बताया गया था, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या बताया गया था कि n बराबर होता है c/v, n बराबर क्या होता है c/v। तो अगर हम माने कि पहले माध्यम में भी वही कंडीशन हो, यानी n1 बराबर c/v1, n1 बराबर क्या होता है c/v1, और n2 बराबर क्या हो, n2 बराबर c/v2, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कल की वीडियो में आपको देख लीजिएगा, बताया गया है निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो n बराबर होता है प्रकाश में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ऐसा हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ प्रकाश जो है कहाँ से आ रही है, निर्वात से वायु में आ रही है। तो निर्वात से वायु में आ रही है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, वायु में आएगा तो प्रकाश उसका क्या होगा, चाल उसका कुछ और होगा। और वही कंडीशन यहाँ पर लग रहा है, जब जल में प्रकाश है तो जल से भी कहाँ जा रही है, निर्वात में जा रही है। तो यह कंडीशन वहां भी लगेगा कि पहले माध्यम में जो है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v क्या होता है, यह होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा कल बताया गया था कि किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमको n1 और n2 दोनों का मान हमको मिल गया है। हम क्या करेंगे, यही मान हम इसमें रखेंगे, ये वाले फार्मूले में। तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर हो जाएगा, n2 का मान क्या है, n2 का मान है c/v2, और पूरा बटा क्या हो जाएगा, फिर n1 का मान क्या है c/v1। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको ऐसे कि c/v2 मल्टीप्लाई v1/c। तो c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा हमारे पास क्या 1n2 इक्वल टू, यहाँ देखिए c से c कट गया, यहाँ ऊपर क्या बचा, तो v1, नीचे क्या बचा v2। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 से c कट गया तो यहाँ भी 1 बचा, तो ऊपर का ऊपर गुणा करें तो v1 में 1 का गुणा v1, और जो है v2 में 1 का गुणा v2। यह हमारा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक का हमारा जो है फार्मूला आएगा। हम सापेक्ष अपवर्तनांक में कह सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मूल परिभाषा यही होगा कि जिस माध्यम से चल के जा रहे हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह बिल्कुल जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक के जैसा ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में बस यही होता था कि एक निर्वात होता था, तो उसमें हम क्या कहते थे, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता था। और सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या हो जाएगा कि दोनों माध्यम हमारे पास है, जब दोनों माध्यम हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष कहेंगे। यह है सापेक्ष, और यह किसके लिए है, यह निरपेक्ष के लिए है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें सूचित करिएगा, आपको फिर पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो, देखिए बताया गया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निर्वात होता है, दूसरा माध्यम
वायु, जल, कांच कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में दोनों के दोनों माध्यम आपके दिखाई देने वाले, एक वायु है और एक क्या होगा, मतलब उसमें विरल और सघन होंगे, निर्वात इसमें नहीं होगा। यह रहा हमारा क्या जो है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांकों के बीच में क्या पढ़ेंगे, संबंध। इसको एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब जानेंगे हम अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होगा, जैसे हमने देखा कि प्रकाश जो है क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। हम जो है एक यह माध्यम है कोई, एक मान लेंगे हम जो है वायु, और यह हो जाएगा जल। पहला माध्यम यह है और दूसरा माध्यम यह है। अब इसमें जो है प्रकाश चलित पहले माध्यम से, यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा और अभिलंब से क्या होगी, यहाँ अभिलंब की तरफ झुकेगी। क्यों अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि अपवर्तन में बताया गया है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, मतलब वो इसको जाना चाहिए था ऐसे इस दिशा में, लेकिन यह अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगा। तो यहाँ बनेगा इसका आपतन कोण I, इसका यह बनेगा अपवर्तन कोण R। तो स्नेल का नियम हमने पढ़ा है, स्नेल का नियम जो अपवर्तनांक का दूसरा नियम होता है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है। दो नियम आपको बताया गया था। पहला नियम बताया गया था कि तीनों यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपको बताया गया था निरपेक्ष, दूसरा माध्यम आपको बताया गया था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, यह स्नेल का नियम जो क्या होता था, लिखते थे हम n बराबर साइन I बटे साइन R। यह साइन I बटे साइन R जो था यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक था। क्या था, यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। कि जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे आ रही हो, वायु से जल में जा रही हो, तो वायु से जल के सापेक्ष यानी वायु से जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते थे तो हमारा क्या आता था, n बराबर साइन I बटे साइन R आता था। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि इसमें जो प्रकाश है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यह लिया गया है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में। अब हम क्या करें कि अगर हम बदल दें इसको क्या कर दें, बदल दें। हम कहें कि नहीं, हमको क्या चाहिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का चाहिए। यानी कि हम जो है क्या करेंगे कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमारा निकल गया कि 1 × 2 बराबर जो है साइन I अपन साइन R। लेकिन अब हम निकालें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, हम ऐसे लिख लेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि हमको क्या करना है कि 2n1 लिखना है। तो 2n1 बराबर क्या होगा, देखिए अब यहाँ बात हो रही है 1n2, तो हमने साइन I को ऊपर लिया है तो अब जाकर साइन R लिया है। यानी कि हमको पहले के सापेक्ष दूसरा निकालना था, अब दूसरे के सापेक्ष पहला निकालना होगा। यानी कि पहले के ठीक व्युत्क्रम, हम उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, इसके ठीक उल्टा लिखेंगे। 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन R, क्या हो जाएगा, साइन R बटे साइन I। हमने इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 यह हो गया। अब हम कहेंगे कि इन दोनों समीकरणों का क्या करने पर, दोनों समीकरणों का गुणा कराने पर, दोनों समीकरणों का
दोनों समीकरणों का गुणा करने और क्या हो जाएगा 1n2 पहला क्या है 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले माध्यम का है क्या साइन आई अपान साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपान क्या हो जाएगा साइन आई। तो साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आई से क्या हो जाएगा साइन आई कट जाएगा और साइन आर से साइन आर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा टोटल 1, क्या बचेगा 1। यहाँ क्या आ जाएगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखिए हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, यहाँ आपका था यहाँ 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल टू 1, तो 1n2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान इसको हम ले जाकर यहाँ नीचे लिख सकते हैं, भाग करेगा यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में तो जाएगा तो क्या होगा भाग होगा 2n1, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमें कि जो है किसी एक माध्यम के सापेक्ष में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं n बराबर कुछ भी दिया हो तो हम जो है 1n2 बराबर दिया है 2n1 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिएगा फिर पुनः समझ लीजिए यहाँ क्या है, यह जो है अपवर्तन का चित्र है, यह क्या है अपवर्तन का चित्र है। यानी जब प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, यहाँ विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ झुक गई है, तो अविलंब की तरफ झुकेगी तो दोनों के बीच यहाँ देखिए आई और आर कोण बनेगी, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब हमने क्या कहा कि स्नेल के नियमानुसार क्या लिखे हैं हम स्नेल के नियमानुसार कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसमें पहले क्या लिया गया है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम जानते हैं कि 1n2 इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपन साइन आर होता है। ठीक इसी प्रकार हमने क्या मान लिए अब हमको निकालना है दूसरे यानी इसके ठीक पहले के विपरीत उल्टा, तो उल्टा निकालेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष हमको पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा 2n1 इक्वल टू इतना आएगा। हमने क्या कि दोनों का गुणा कर दिए, दोनों का गुणा किए तो यह क्या होगा साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, यहाँ क्या बचेगा टोटल के मान हो जाएगा 1, हमने 1 वहां रख लिया 1 रखे। तो अब चाहेंगे तो क्या कोई जरूरी नहीं है कि हमने 2n1 को इधर भाग किया है, हम ये भी लिख सकते हैं कि 2n1 अगर दिया हो तो हम 1/1n2 भी निकाल सकते हैं। यानी कि इस फार्मूले की सहायता से जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया होगा दूसरे के सापेक्ष हम पहले का भी क्या निकाल लेंगे अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है एक बार फिर देखेंगे इस मूल सूत्र पे, यह दोनों के दोनों किस पे निकले हैं तो अपवर्तन के नियमानुसार निकले हुए हैं। ठीक है,